हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल डी में चैप्टर 16 का पार्ट 3 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स की एसेट क्लासिफिकेशन, ये स्पेलिंग गलत हो गई, ASSET होगा, एसेट क्लासिफिकेशन और NPA के बारे में यहाँ पर हम बेसिकली देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये जानेंगे कि मॉनिटरिंग ऑफ रिटेल लोन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चलिए शुरू करेंगे। The monitoring process is a scientific as well as an essential tool for maintaining the quality of retail assets। तो जो मॉनिटरिंग प्रोसेस होती है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है कह सकते हैं, और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट टूल होता है, इसेंशियल टूल होता है अगर आपको रिटेल एसेट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है तो इट हैज़ टू बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट एड्रेसेस बोथ जेन्युइन डिफॉल्टर्स एज वेल एज विलफुल डिफॉल्टर्स। तो जो हमारी मॉनिटरिंग प्रोसेस होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो ऐसे डिज़ाइन की जानी चाहिए, इस तरीके से डिज़ाइन की जानी चाहिए ताकि ये जेन्युइन डिफ़ॉल्टर्स को भी जो है एड्रेस करे और साथ ही साथ विलफुल डिफ़ॉल्टर्स को भी एड्रेस करे। पिछले लेक्चर में ही हमने देखा था कि किसे हम जेन्युइन डिफ़ॉल्टर्स कह सकते हैं और किसे हम विलफुल डिफ़ॉल्टर कह सकते हैं। इस बारे में हमने डिटेल में चर्चा की हुई है। While genuine defaulters are to be handled very sensitively as they are otherwise good customers and default have happened due to circumstances beyond their control। तो genuine default कब होता है फ्रेंड्स? जब कस्टमर के पास में उसकी नौकरी चली गई है या उसका बिजनेस बंद हो गया है, नया कंपटीशन आ गया है, इन वजहों से जब कस्टमर पैसे नहीं पे कर पाता है तो उसे जेन्युइन डिफ़ॉल्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें कस्टमर पैसे पे करना चाहता है पर वो पे नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो उसके कंट्रोल के बाहर हैं, जो परिस्थितियां हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं हैं, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं दे पा रहा है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत अच्छे से उनको केयर के साथ हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे कस्टमर्स हैं। वो मतलब जो है बैड कस्टमर्स की श्रेणी में नहीं आते, वो अच्छे कस्टमर्स हैं। बस केवल उन कस्टमर्स की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो अभी पैसे पे नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो अच्छे कस्टमर हैं। इसीलिए इनको थोड़ा सेंसिटिवली ही मतलब हैंडल करने की जरूरत होती है। रिकवरी प्रोसेस हैज़ टू बी जेंटल एंड प्रोफेशनल। ओके, तो यहाँ पर जो रिकवरी प्रोसेस होनी चाहिए, जेंटल होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट जो है रिकवरी प्रोसेस नहीं फॉलो करनी है, जेंटली हमें उनके साथ पेश आना है, प्रोफेशनल तरीके से। एंड अल्टीमेटली इट शुड ट्रांसलेट टू रिकवरी ऑफ मनी, और अल्टीमेटली आप देखोगे कि इसमें पैसे की रिकवरी होगी। थोड़ा सा टाइम और अपॉर्चुनिटी अगर आप देंगे कस्टमर को तो वो आपके पैसे लौटाएगा, क्योंकि वो जेन्युइन कस्टमर है आपका। दूसरे कस्टमर होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, विजय माल्या और नीरव मोदी टाइप के। ठीक है, तो इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स द रिकवरी प्रोसेस शुड बी स्ट्रिक्ट एंड एट द सेम टाइम वेरी प्रोफेशनल, एज ए लॉट ऑफ प्रेशर हैज टू बी पुट टू फॉर रिकवरिंग द मनी। यहाँ पर जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर रिकवरी प्रोसेस स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, जेंटल नहीं रहना है। अब आपको पूरी तरीके से मतलब जो है रिकवरी प्रोसेस में लग जाना होता है, और साथ ही साथ में प्रोफेशनल तरीके से इनके साथ पेश आना होगा, क्योंकि जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक जो है मनी रिकवर होना मुश्किल होता है। यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर रिकवरी ऑफ मनी। ओके, तो इट्स अ विलफुल डिफॉल्टर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो विलफुल डिफॉल्टर के केस में रिकवरी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, जबकि जो हमारे जेन्युइन डिफॉल्टर्स हैं उनके केस में जेंटल तरीके से हमें उनके साथ पेश आना होता है। ओके, बैंक्स आर एडवाइज्ड टू पुट देयर मॉनिटरिंग एंड रिकवरी पॉलिसीज ऑन देयर वेबसाइट। तो मतलब एज पर RBI गाइडलाइन कह सकते हैं कि बैंकों से कोई एडवाइस किया जाता है कि वो मतलब अपने रिटेल लोन्स की या जो लोन होते हैं उनकी मॉनिटरिंग और रिकवरी पॉलिसी क्या है उनकी, उसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें, और आल्सो इन्फॉर्म द बारोअर कस्टमर अबाउट द रिकवरी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय देम। और साथ ही साथ में अपने बारोअर कस्टमर जो भी जिन्होंने भी लोन ले रखा है उनको अपनी रिकवरी प्रोसीजर के बारे में पहले से ही इन्फॉर्म कर दें, मतलब बाद में, ताकि उनको ये ना हो कि आपने हमें ये नहीं बताया था कि आप हमारे घर पे पुलिस ले आएंगे अपना पैसा रिकवर करने के लिए। तो इट शुड बी इन्फॉर्म्ड, सरफेस ही लगाएंगे, या जो भी हमारे प्रोसीजर हैं उनके बारे में कस्टमर को अवेयर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट में। हमने समझ लिया कि इट इज़ एन इसेंशियल टूल। मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट जो है इसेंशियल टूल होता है अगर आपको रिटेल एसेट्स की क्वालिटी को मेंटेन करना है, मॉनिटरिंग करना। अब ये मॉनिटरिंग से हम रिटेल एसेट की क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, अगर आप मॉनिटरिंग करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आपको थोड़े बहुत सिम्टम खराब लगते हैं कि ये लोन पहले रेगुलर चल रहा था, अभी थोड़ा गड़बड़ है, तो अगर आप उसको फॉलोअप करते हैं अपने कस्टमर के साथ में, कॉल करते हैं उसे, विजिट करते हैं उसको, तो आपने मॉनिटरिंग करी और मॉनिटरिंग करके आपने देखा कि उसमें कुछ सिम्टम्स गड़बड़ आ रहे हैं जो कि हो सकता है NPA की तरफ उसे ले जाएं। लेकिन अगर आपने रेगुलर फॉलोअप किया और कस्टमर से मिले तो हो सकता है कि वो लोन खराब ना हो और आप अपने एसेट की क्वालिटी को मेंटेन करके रख पाएँ। तो मॉनिटरिंग का यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। और
जो हमारी मॉनिटरिंग प्रोसेस हो रही चाहिए फ्रेंड्स, वो इस तरीके से डिजाइन की जानी चाहिए कि वो जेन्युइन डिफॉल्टर्स को और बिलफुल डिफॉल्टर्स दोनों को एड्रेस करे। जेन्युइन डिफॉल्टर जो वो कस्टमर होते हैं जिनकी परिस्थितियां खराब है, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, अदरवाइज वो अच्छे कस्टमर होते हैं, दे आर गुड कस्टमर। तो जेन्युइन डिफॉल्टर्स के केस में हमें उनको सेंसिटिवली हैंडल करना होता है, क्योंकि वो एक जो है हमारे अच्छे कस्टमर हैं। वो एक अलग बात है कि भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज वो पैसे हमारे लौटाएंगे, तो इसलिए इनके साथ सेंसिटिवली हमें पेश आना होता है। और रिकवरी प्रोसेस इनके साथ में पैसा रिकवर आपको करना है तो जेंटली ही करना है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं रखनी है, जेंटली एंड प्रोफेशनली इनके साथ पेश आना होता है ताकि हमारी पैसा जो है लौट आए फ्रेंड्स। ओके, तो ये जेन्युइन डिफॉल्टर्स हो गए। बिलफुल डिफॉल्टर जो होते हैं ये जानबूझ के हमारा पैसा नहीं देना चाहते हैं, पैसे हैं इनके पास लेकिन देना नहीं चाहते हैं, तो इनके लिए जो रिकवरी प्रोसेस होनी चाहिए वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। हमको कठोरता के साथ मतलब कठोर होकर के या स्ट्रिक्ट होकर के पेश आना होगा, और साथ ही साथ में प्रोफेशनल तरीके से इनके साथ पेश आना होगा, और लॉट ऑफ प्रेशर भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पैसे की रिकवरी हो पाती है। क्योंकि ये विलफुल डिफॉल्टर हैं, जानबूझ के पैसे नहीं देना चाहते हैं, ऐसे में पैसे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो बैंक ने एसेट वगैरह गिरवी कर रखा है उसको भी बेच देते हैं बैंक को इन्फॉर्म किए बगैर, तो पैसा इसलिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो बैंकों को ये एडवाइस किया जाता है कि वो जो उनकी मॉनिटरिंग और रिकवरी पॉलिसीज़ हैं उनको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, साथ ही साथ में अपने जो बारोअर्स हैं उनको रिकवरी प्रोसीजर जो बैंक द्वारा अडॉप्ट किया जाता है उसके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे फ्रेंड्स। ओके, अब लोन अकाउंट में जब इरेगुलरिटी होती है फ्रेंड्स, ओके देखिए, अगर नॉर्मली इंस्टॉलमेंट या EMI जिसे हम कहते हैं, अगर वो रेगुलरली आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 10 तारीख को पैसा आना था, हर महीने की 10 तारीख को पैसा आता है, लेकिन इस महीने मान लीजिए 10 तारीख को नहीं आया, 12 को आया या 13 को आया, 14 तारीख को आया या आया ही नहीं, तो उस केस में उन्हें स्पेशल मेंशन अकाउंट की तरफ हम ले जाते हैं फ्रेंड्स। क्लियर हो गई बात या नहीं समझ में आया? देखिए, हर महीने की 10 तारीख को मान लीजिए राम जो है 20,000 रुपये जमा करता है बैंक में, हर महीने की 10 तारीख को, ठीक है। वो पिछले 2 साल से ऐसा कर रहा है, लेकिन अभी पिछले महीने उसने मान लीजिए 10 तारीख को पैसे नहीं जमा किए, 20,000 रुपये 20,000 रुपये 10 तारीख को उसने नहीं जमा किए, यानी अब आज हम देख रहे हैं कि 20 तारीख हो गई है, यानी 10 दिन बीत गए हैं, उसके पैसा नहीं जमा किए उसने। 10 तारीख को करना था पर आज 20 तारीख हो गई, उसने 10 दिन हो गए जमा ही नहीं किया। तो इस केस में इन ऐसे अकाउंट्स को हम फ्रेंड्स इरेगुलरिटी हो गई एक तरीके से कह लीजिए, EMI लगातार नहीं आ रही, इसका मतलब इरेगुलरिटी हो गई है, और इन्हें हम स्पेशल मेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि SMA क्या होता है। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये बैंक क्या करते हैं, अपने लोन को मॉनिटर करने के पर्पज से पहले जैसे ही उसमें डिफ़ॉल्ट के सिम्टम आते हैं किसी भी लोन में, तुरंत ही उसको SMA में लिख लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये स्पेशल मेंशन अकाउंट है, इसका मतलब इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, यानी ये ऐसे अकाउंट हैं, SMA अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनको अगर कायदे से आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो वो 90 दिन के बाद NPA में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसीलिए इन्हें स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं, और इस पर जो है अच्छा खासा जोर भी बैंक देता है। टू हैव मोर कंट्रोल ओवर मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट, द लोन अकाउंट्स आर ग्रुप्ड एज अंडर, ठीक है। तो अगर आपको लोन अकाउंट में मॉनिटरिंग और अच्छे से करनी है तो उसके लिए इनको लोन अकाउंट को आपको ग्रुप करना होता है। कैसे? SMA की सब कैटेगरी होती है, SMA 0, SMA 1 और SMA 2, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रिंसिपल आर इंटरेस्ट पेमेंट होली आर पार्सली ओवर ड्यू बिटवीन, अगर मतलब कहने का ऐसे समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि जो EMI है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो ओवर ड्यू है 1 से 30 दिन के लिए, 31 से 60 दिन के लिए या 61 से 90 दिन के लिए, उसी के आधार पर हम इनको SMA 0, SMA 1, SMA 2 कहते हैं। तो अगर ओवर ड्यू है 1 से 30 दिन तक, यानी जैसे 10 तारीख को मिलना था, 10 तारीख को पैसे नहीं जमा किए गए और जो है मान लो 20 दिन बीत गए हैं, तो वो आएगा 1 से 30 दिन वाली कैटेगरी में। तो ऐसे अकाउंट को हम SMA 0 अकाउंट कहेंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अगर 31 से 60 दिन हो गए हैं किस्त को आए हुए तो SMA 1 की कैटेगरी में कहेंगे। अगर 61 से 90 दिन हो गए हैं इंस्टॉलमेंट के आए हुए तो उसे SMA 2 की या ओवर ड्यू हुए कह सकते हैं, तो उसे SMA 2 कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, और जैसे ही 91वां डेज लगता है फ्रेंड्स, उसे तुरंत ही हम NPA में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, इसको हल्के में ले सकते हैं, इसको भी हल्के में ले सकते हैं, लेकिन इस वाले को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है, बैंकों को बहुत स्ट्रेस देना पड़ता है, क्योंकि अगर SMA 2 से बाहर निकलेगा तुरंत ही वो NPA में कन्वर्ट होगा, और NPA कोई भी बैंक पसंद नहीं करता है, इसलिए SMA 2 पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो लोन अकाउंट में जब भी इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो जाती है तो इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है, और उन अकाउंट्स को हम कितने दिन से ओवर ड्यू हैं उसके आधार पर स्पेशल मेंशन अकाउंट में
कन्वर्ट करते हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट में क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि हम उन अकाउंट्स की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से कर सकें, इसीलिए इसे SMA में कन्वर्ट कर देते हैं। SMA की 3 कैटेगरी हैं, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। ठीक है, SMA 0 और 1 और 2 कैसे कैटेगराइज करते हैं? कितने दिन से जो है हमारा अकाउंट जो है ओवर ड्यू है। तो अगर 1 से 30 दिन तक ओवर ड्यू है जो हमारी EMI है तो उसे SMA 0 कहेंगे। 31 से 60 दिन तक है तो उसे SMA 1 कहेंगे। 61 से 90 दिन तक है तो उसे SMA 2 कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, कई बार आपसे पूछेंगे कि एक लोन अकाउंट है जो पिछले 41 दिन से ओवर ड्यू है, इसे किस कैटेगरी में आप रखेंगे? SMA 0, 1 और 2। आंसर आप जो है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर आगे फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन अकाउंट। तो इरेगुलर जो लोन अकाउंट होते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखिए 3 चीजें होती हैं बेसिकली। एक होता है एसेट क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है इनकम रिकॉग्निशन और तीसरा होता है प्रोविजनिंग नाम। तो 2 के बारे में हमें इसी लेक्चर में पढ़ना है, एसेट क्लासिफिकेशन और इनकम रिकॉग्निशन इसी में पढ़ेंगे। प्रोविजनिंग नाम्स के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी जो प्रैक्टिसेस हो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जैसी हों। एंड एज पर रिकमेंडेशन मेड बाय कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम पर जो एक कमेटी थी जिसके चेयरमैन श्री M नरसिम्हन जी थे। ठीक है, तो उनकी रिकमेंडेशन और इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस थी उन दोनों को एक साथ लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। फेज्ड मैनर में किया था, शुरुआत में एकदम इकट्ठे ही नहीं लाए थे, लेकिन फेज्ड मैनर में। प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर द एडवांस पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। तो बैंक का जो लोन है उसके लिए 3 चीजें लेकर के आए। प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब होता है विवेकपूर्ण नियम। ओके, मतलब जो सबको ठीक लगे, प्रूडेंशियल होते हैं। ओके, तो इनकम रिकॉग्निशन के लिए, एसेट क्लासिफिकेशन के लिए और प्रोविजनिंग, तीनों के लिए जो है मतलब नियम लेकर के आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये किसकी रिकमेंडेशन कह सकते हैं? तो M नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन और इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस थी उसको फॉलो करते हुए हमने ये लेकर के आया हुआ है। तो इन्हीं तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। तो पहला है इनकम रिकॉग्निशन, इसमें हम ये जानेंगे कि NPA क्या होता है फ्रेंड्स। ओके, तो द पॉलिसी फॉर इनकम रिकॉग्निशन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी रेदर देन सब्जेक्टिव कंसिडरेशन। तो ये कह रहे हैं कि जो इनकम रिकॉग्निशन की पॉलिसी होनी चाहिए फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होनी चाहिए, किसी सब्जेक्टिव कंसिडरेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए बल्कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ होती है? तो देखिए, जैसे हम जब आपसे MCQ पूछा जाता है फ्रेंड्स, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होता है। एक अगर सही है तो आप उसका आंसर देते हैं और आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर आपसे ऐसे लिखवाया जाता है, मान लीजिए 10 मार्क्स का, तो टीचर आपको 7 मार्क्स भी दे सकता है, 6 मार्क्स भी दे सकता है, हो सकता है 2 ही दे दे। अगर वो आपसे खुश है तो 10 भी दे सकता है और आपसे नाराज है तो 2 भी दे सकता है। तो ये सब्जेक्टिव टाइप की बात हो गई और ये ऑब्जेक्टिव टाइप की बात हो गई। तो वही ये कह रहे हैं कि जो हमारी इनकम रिकॉग्निशन की पॉलिसी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मेरा जैसा मन करे, सब्जेक्टिव कंसिडरेशन पर आधारित नहीं होना चाहिए। कितनी रिकवरी हुई है उसी के आधार पर हम जो है मतलब इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब सब्जेक्टिव कंसिडरेशन कोई अपने मन के हिसाब से नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज NPA। NPA क्या होता है? तो किसी भी देखिए, जो हमारे लोन अकाउंट होते हैं उनसे हमें इनकम आती है, अगर वो इनकम जनरेट होनी बंद हो जाए तो उसे ही हम NPA कहेंगे। अ रिटेल एसेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीजेज टू जनरेट इनकम फॉर बैंक। ठीक है, तो एक जो रिटेल एसेट होता है फ्रेंड्स वो नॉन परफॉर्मिंग तब हो जाता है जब वो इनकम बैंक के लिए जनरेट करना बंद कर देता है, ऐसे समझ लीजिए। तो कोई भी लोन अगर जो है इनकम जनरेट करना बंद कर देता है तो उसे ही हम NPA कहते हैं। ये हो गई सब्जेक्टिव टाइप की डेफिनेशन। और ऑब्जेक्टिव टाइप की डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट या NPA इज ए लोन आर एडवांसेस वेयर। अब देखिए, लोन भी कई टाइप के होते हैं और उसी तरीके से NPA की डेफिनेशन भी कई टाइप की होती है। अगर मान लीजिए कोई टर्म लोन है तो उस केस में NPA कब कहेंगे? जब EMI 90 दिन से ओवर ड्यू हो, 90 दिन से ज़्यादा से ओवर ड्यू हो, मोर देन 90 डेज से अगर ओवर ड्यू है। तो इंटरेस्ट आर इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल रिमेन, है ना। तो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की जो इंस्टॉलमेंट है वो 90 दिन से ज़्यादा से अगर ओवर ड्यू है टर्म लोन के केस में तो उसे NPA अकाउंट कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। उसी ये टर्म लोन के लिए मैंने बताया आपको NPA कब कहेंगे आप। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपका अकाउंट CC और OD है,
कैश क्रेडिट अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है फ्रेंड्स, तो उसे हम एनपीए तब कहेंगे जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो। यानी कि अब डेफिनेशन ये हो गई कि हमें सीसीओडी अकाउंट को एनपीए कब कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आउट ऑफ ऑर्डर किसे कहेंगे, किस सीसी या किस ओडी अकाउंट को हम आउट ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं। तो ये होता है आउट ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं, अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन सैंक्शन लिमिट आर द ड्राइंग पावर फॉर मोर देन 90 डेज। तो किसी सीसी या ओडी अकाउंट को हम आउट ऑफ ऑर्डर तब कहेंगे जब उसमें जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो, देखिए एक सैंक्शन लिमिट होती है, मान लीजिए आपके अकाउंट के लिए जो है सैंक्शन लिमिट है 20 लाख रुपए, ओके। फिर एक ड्राइंग पावर होती है, ड्राइंग पावर का मतलब था उस अकाउंट से मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, तो मान लीजिए 16 लाख रुपए है। आपकी सैंक्शन लिमिट जो है वो 20 लाख है, लेकिन आपकी ड्राइंग पावर 16 लाख है, यानी इस अकाउंट से आप मैक्सिमम 16 लाख विड्रॉ कर सकते हैं, ओके। लेकिन अब किन्हीं परिस्थितियों में मान लीजिए आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, तो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आपके अकाउंट का वो सैंक्शन लिमिट या जो ड्राइंग पावर है उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग उससे ज़्यादा हो गई। यानी कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 22 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग है, तो अब आपकी जो सैंक्शन लिमिट है वो 20 लाख रुपए की है और आउटस्टैंडिंग अगर 22 लाख का हो गया, तो उस केस में इसे हम आउट ऑफ ऑर्डर कहेंगे। अब सवाल ये है, आप कहोगे कि सर हम अगर इस अकाउंट से 16 लाख ही निकाल सकते हैं तो 22 लाख कैसे आउटस्टैंडिंग होगा। तो ध्यान रखिए कि मान लीजिए जो है आपकी जो ड्राइंग पावर है वो 20 लाख रुपए की है, और अगर आप सारा पैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए निकाल लेंगे, 16 लाख रुपए है ड्राइंग पावर, तो 16 लाख रुपए आपने निकाल लिए और इसको जमा मत करिए। 16 लाख नहीं जमा करेंगे तो आप पे इंटरेस्ट लगता रहेगा कि नहीं लगता रहेगा, अगले 2-3 साल में क्या स्थिति होगी, है ना। या फिर मान लीजिए आपकी जो ये सैंक्शन लिमिट है वो भी 20 लाख है और ड्राइंग पावर भी आप मान लीजिए 20 ही लाख रुपए आपको दे दी गई है। अब अगर मान लीजिए आप आपने 20 लाख रुपए पूरे ड्रॉ कर लिए हैं, अब इस पर अगर मान लीजिए 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का इंटरेस्ट भी लग जाता है, तो आपकी जो ये खाते का बैलेंस कितना हो जाएगा, 20,10,000 रुपये हो जाएगा, जो कि आपकी सैंक्शन लिमिट से बढ़ जाएगा। तो आपकी आउटस्टैंडिंग देखिए सैंक्शन लिमिट से या ड्राइंग पावर से एक्सीड कर जा रही है। तो उस केस में इस अकाउंट को अगर ये ऐसा 90 दिन से ज़्यादा होता है, यानी आपने 90 दिन के अंदर में वो पैसा नहीं भरा जो 10,000 रुपये ओवरेज हुई थी, तो उसको अगर नहीं भरते हैं 90 दिन के अंदर में, तो आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहलाता है फ्रेंड्स। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 27 देखिए BFM मॉड्यूल डी का, BFM का मॉड्यूल डी देखिए, चैप्टर नंबर 27 काफ़ी एलोबरेटिव बताया हुआ है। यहाँ पर उतनी ज़्यादा डिटेल में चर्चा की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पर, वैसे मैं बता सारे पॉइंट्स रहा हूँ, कोई छोड़ूंगा यहाँ पर भी नहीं, पर फिर भी वहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही एलोबरेटिव तरीके से बताया हुआ है। आइदर देयर इज नो क्रेडिट और क्रेडिट्स आर नॉट एनफ टू रिकवर द इंटरेस्ट। तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके खाते में कोई बैलेंस ही नहीं है, और अगर बैलेंस है तो वो उतना पर्याप्त नहीं कि इंटरेस्ट को रिकवर किया जा सके, तो ऐसे खातों को भी आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। तो हमने ये देखा कि अगर हमारा टर्म लोन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसे कहते हैं, देखिए हमने ये देखा इनकम रिकॉग्निशन की पॉलिसी जो होती है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए और रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के आधार पर इसे बनाया जाना चाहिए। फिर हमने देखा एनपीए क्या होता है, तो कोई भी रिटेल एसेट अगर वो इनकम जनरेट करना बंद कर देता है तो उसे ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कोई भी लोन या एडवांस होता है, अगर टर्म लोन है तो उसे एनपीए कब कहेंगे, जब ईएमआई पिछले 90 दिन से ज़्यादा से ओवरड्यू हो, 90 डेज से ज़्यादा, 90 दिन नहीं है फ्रेंड्स, मोर देन 90 डेज है, ध्यान रखिएगा, मोर देन 90 डेज से ओवरड्यू है तो टर्म लोन को हम एनपीए कहते हैं। सीसीओडी को हम एनपीए कब कहेंगे, जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो, ओके, रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर। अब सवाल ये है कि आउट ऑफ ऑर्डर किसे कहेंगे, तो आउट ऑफ ऑर्डर दो कंडीशन में कह सकते हैं कि जो आपके अकाउंट का सीसी या ओडी का जो बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग जो आपका बैलेंस है, वो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज़्यादा है 90 डेज तक, ओके, जितनी भी लिमिट आपको असाइन है उससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और 90 डेज बीत चुके हैं, मोर देन 90 डेज हो चुके हैं, ऐसा मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस का एक्सीड किए हुए, तो उसे आउट ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं। या आपके खाते में कोई क्रेडिट मतलब कोई पैसा ही नहीं है, और अगर पैसा है भी तो इतना पर्याप्त नहीं है कि इंटरेस्ट को रिकवर किया जा सके, तो भी उसे आउट ऑफ ऑर्डर कहेंगे, ओके। तो ये सीसी और ओडी का केस हो गया। उसके बाद में अगर मान लीजिए बिल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, वो रिमेन ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, है ना, बिल परचेजिंग, बिल डिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग, ये सारे काम करता है बैंक। तो अगर मान लीजिए बिल है तो वो जो है अगर ओवरड्यू है मोर देन 90 डेज, तो इन केस ऑफ बिल परचेज एंड बिल डिस्काउंटेड, ओके, तो उसे एनपीए कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि अगर बिल परचेज है या बिल डिस्काउंटेड है बाय बैंक और वो ओवरड्यू रहता है मोर देन 90 डेज, तो उसे हम फ्रेंड्स क्या कहेंगे, एनपीए कहेंगे। क्लियर हो गया।
तो हमने यहाँ पर 3 तरीके के लोन की बात की। टर्म लोन में EMI 90 दिन से ज़्यादा अगर ओवरड्यू है, CC और OD के केस में जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज़्यादा है मोर देन 90 डेज से, या फिर खाते में बैलेंस ही नहीं है, या बैलेंस है तो क्रेडिट इतना बैलेंस नहीं है आपके खाते में कि हम इंटरेस्ट को रिकवर कर सकें, तो उसे भी आउट ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं। और तीसरा, अगर बैंक ने बिल परचेज किया है या बिल डिस्काउंट किया है और वो ओवरड्यू रहता है मोर देन 90 डेज, तो उसे भी हम NPA कहते हैं। तो 3 तरीके के लोन्स या फिर 3 तरीके के एसेट में हमने ये देखा कि कैसे जो है NPA पहचाना जाता है। उसके बाद में अब छोटी छोटी बातें यहाँ पर देखेंगे। रिकग्निशन ऑफ इनकम इन दीज अकाउंट इज बेस्ड ऑन रिकवरी, रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। तो मतलब इन रिकग्निशन ऑफ इनकम का मतलब हुआ कि हम इसमें कितनी रिकवरी होती है, रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी कितनी है, उसके आधार पर ही इनकम की रिकग्निशन करते हैं। इसका मतलब मान लीजिए कोई अकाउंट है वो NPA हो गया है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई अकाउंट NPA हो गया है, अब उसमें अगर मान लीजिए 20,000 रुपये की रिकवरी होती है तो वही उतनी को ही इनकम के तौर पर लिया जाता है, ना कि जैसे जो अकाउंट होते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे जो आपके लोन अकाउंट होते हैं उनमें इंटरेस्ट हर महीने लगता है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो हो सकता है उसको 5,000 रुपये का हर महीने इंटरेस्ट लगता है उसके खाते में, हर महीने 5,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये पहले इसे हम इनकम मानते थे, हर महीने 5,000 रुपये का इंटरेस्ट लगता था, वो कस्टमर जमा करता था, हमारी इनकम थी। लेकिन अब अकाउंट हो गया है NPA, अब अगर NPA हो गया है तो ये इंटरेस्ट तो लग रहा है लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है, तो इस केस में इसे हम इनकम नहीं मान सकते हैं। समझिए, अब NPA अकाउंट में इस 5,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है उसको इनकम नहीं माना जा सकता है। ओके, क्लियर हुआ। इसीलिए कह रहा है कि इनकम का रिकग्निशन बेस्ड ऑन रिकवरी होता है, कितनी रिकवरी हम कर पाए उसी को ही इनकम मानेंगे, ना कि जो लोन पर हर महीने 5,000 रुपये का जो इंटरेस्ट सिस्टम ऑटोमेटिक बना दे रहा है उसको इनकम नहीं मानते हैं, उसको इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज नॉट रिकॉग्नाइज ऑन एक्यूरल बेसिस। देखिए वही बात कर रहा है कि एक्यूरल बेसिस पर नहीं करते हैं, बट इज बुक्ड एज इनकम ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। ओके, तो NPA जो अकाउंट होता है उसमें इनकम को रिकॉग्नाइज जो है एक्यूरल बेसिस पर नहीं किया जाता है। एक्यूरल बेसिस का क्या मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया कि हर महीने 5,000 रुपये का इंटरेस्ट कस्टमर के खाते में डेबिट होता है ना, हर महीने के 5,000 रुपये इंटरेस्ट बना हमारे इस लोन पर, तो इसको हम अब इनकम के तौर पर नहीं लेंगे। क्यों? भले ही वो खाते में 5,000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन चूंकि NPA हो चुका है तो हम रिकवरी तो कर नहीं पा रहे हैं इसकी। तो जो रिकवरी हम मान लीजिए 20,000 रुपये 50,000 रुपये जो रिकवरी करेंगे उसी को ही जो है इनकम मानेंगे। ओके, तो इनकम इज बुक्ड ओनली व्हेन एक्चुअल रिसीव होती है। हाउएवर, लेकिन अब यहाँ पर कुछ सर्टन एक्सेप्शंस भी हैं। अगर मान लीजिए कोई लोन आपने दिया हुआ है जो जिसके लिए आपने FD या NSC या इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र या LIC वगैरह की पॉलिसी ले रखी है और उसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया हुआ है, तो मे बी टेकन इनटू इनकम। तो इसमें जो आपका जो भी चूंकि इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि आपने मान लीजिए 10 लाख का लोन दिया है और बदले में आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए की FD रखवा ली है कस्टमर से, मान लीजिए FD। तो अब इस केस में क्या है, ये हमारा लोन जो है 100% से भी ज़्यादा सिक्योर है। अब अगर 100% सिक्योर है तो इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो हमारी इनकम है, मतलब हम इसे डूबा हुआ खाता नहीं मानते। ऐसे समझ लीजिए छोटा मोटे तौर पर कि किसान विकास पत्र है, अगर मान लीजिए वो कस्टमर हमें पैसे नहीं लौटाता तो हम किसान विकास पत्र बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इस केस में हम जो इंटरेस्ट होता है उसको एज ए इनकम लेते हैं। ओके, तो जो इंटरेस्ट है मे बी टेकन टू इनकम अकाउंट ऑन ड्यू डेट प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इन अवेलेबल इन द अकाउंट। एडिक्वेट, पर्याप्त मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए। मार्जिन का क्या मतलब है, 10 लाख रुपए का अकाउंट है और 8 लाख रुपए की जो है FD गिरवी रखी है, तो 2 लाख का पहले ही शार्ट चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 10 लाख का अकाउंट है और 10 लाख की FD रखवाई हुई है तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा 100% सिक्योर होता है। इसीलिए बैंक जो है इंसिस्ट करता है कि आप कुछ ना कुछ हमारे पास में गिरवी रखिए, वो इसी पर्पज से रहता है ताकि ये जो इनकम है उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गई ये बात जो मैंने यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट आपको बताया। देखिए अब NPA 3 तरीके के, टर्म लोन में EMI 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू है तो उसे कहेंगे NPA। CCOD अकाउंट को हम तब NPA कहेंगे जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो। आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, जो खाते का बैलेंस है वो मोर देन है, ज़्यादा है सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज़्यादा है और ऐसा हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो उसे हम आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। या खाते में कोई क्रेडिट बैलेंस ही नहीं अवेलेबल है। ओके, या जो क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है वो जो है, जो भी क्रेडिट बैलेंस आपका अवेलेबल है फ्रेंड्स वो जो है
वो आपका जो खाते में बैलेंस अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए। और अगर बिल आपने है, बिल ओवर ड्यू है मोर देन 90 डेज, है ना, बिल रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो उसे बिल परचेज या डिस्काउंटेड के केस में हम जो है एनपीए कहते हैं। और रिकग्निशन ऑफ इनकम जो है बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होती है, यानी कि जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम इनकम में नहीं लेते हैं, केवल जो रिकवरी होती है उसी को ही हम इनकम में लेते हैं। तो इनकम जो होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट से वो एक्यूरल बेसिस पर होती है, ओके, एक्यूरल बेसिस पर नहीं होती है, बल्कि जो है इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड के बेसिस पर होती है, मतलब जब आपको इनकम रिसीव होगी तभी इसे लिया जाना होता है। तो जो इनकम होती है फ्रेंड्स एनपीए अकाउंट में, उसे जो है एक्यूरल बेसिस पर ना ले करके जब हमें जो है रिकवरी होती है तभी हम उसे मतलब बुक करते हैं, ओके। लेकिन अगर कोई लोन आपने दिया है जिसमें आपने एफडी वगैरह, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र या लाइफ इंश्योरेंस को गिरवी रख करके दिया हुआ है, तो उस केस में हम इंटरेस्ट को एज ए इनकम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते कि वहाँ पर पर्याप्त मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में अब ये पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स इनकम रिकग्निशन के बारे में। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हमारे एसेट्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम, जैसे हमने बात की ना इरेगुलरिटी हुई तो हम एसएमए में बदलते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट में 0, 1 और 2। 0 कब होता है? 1 से 30 दिन तक ओवर ड्यू हो। 1 कब होता है फ्रेंड्स? एसएमए 1 होता है जब आपका 31 से लेकर 60 दिन तक ओवर ड्यू हो। और 2 कब होता है? जब 61 से लेकर के 90 डेज तक हो, है ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब अगर मान लीजिए 90 दिन बीत गए और उसके बावजूद भी पैसा नहीं लौटना शुरू हुआ, कस्टमर ने पैसा नहीं लौटाया, 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए और कस्टमर कोई पैसा नहीं लौटा रहा है, तो उस केस में भी एसेट को हम क्लासीफाई करते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो देखिए, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फर्दर इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब होते हैं फ्रेंड्स, पहला सवाल ये 90 एनपीए कब होता है, तो 3 कैटेगरी मैंने आपको अभी बताई थी कि एनपीए किसे किसे कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई अकाउंट अगर जो है एनपीए हो जाता है तो उसे फर्दर 3 कैटेगरी में हम मतलब जो है क्लासीफाई कर सकते हैं 3 अलग अलग कैटेगरीज में। और वो किस आधार पर करते हैं? बेस्ड ऑन पीरियड फॉर व्हिच एसेट हैज रिमेन नॉन परफॉर्मिंग, कितने समय के लिए एसेट नॉन परफॉर्मिंग रहा है उसके आधार पर हम एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट को 3 पार्ट में डिवाइड, मतलब 3 तरीके से और इसे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा डाउटफुल एसेट और तीसरा लॉस एसेट, ठीक है। तो देखिए, मतलब कहने का ये हुआ कि सबसे पहले अकाउंट गया एसएमए 0 में, फिर वो एसएमए 1 में गया, फिर एसएमए 2 में गया। अब उसके बाद में इससे जब बाहर निकला तो एनपीए में बदल गया। और जो ये एनपीए है ये जो है फर्दर 3 में बदलेगा, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट, ओके। तो इन तीनों के बारे में हमें यहाँ पर जानना है फ्रेंड्स। सब स्टैंडर्ड एसेट किसे कहेंगे? व्हिच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर पीरियड लेस देन आर इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है। तो कोई अकाउंट एनपीए हुआ, अब एनपीए होने के बाद वो अगले 12 महीनों तक, लेस देन 12 मंथ तक, उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए पहले। कोई एक अकाउंट है, ठीक है, वो उसमें 10 तारीख को इंस्टॉलमेंट आनी थी लेकिन 10 तारीख को नहीं आई, तो अगले 1 से लेकर 30 दिन तक हम उसे एसएमए 0 में रखते हैं। 31 से लेकर के 60 दिन तक हम उसे एसएमए 1 में रखते हैं। 61 से लेकर के 90 दिन हम उसे एसएमए 2 में रखते हैं। 91th डे जब आता है फ्रेंड तो उसे हम एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। जिस दिन ये एनपीए डिक्लेयर हुआ, समझिए, इस 91वें दिन से लेकर के अगले 1 साल तक, 1 ईयर, इस 91th डे से लेकर के 1 साल तक मैं कह रहा हूँ, समझिए, यहाँ से नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, एसएमए 0 से नहीं कह रहा हूँ। जिस दिन एनपीए बना है उस दिन से लेकर के अगले 1 ईयर तक, 1 साल से 1 दिन कम कर दीजिए, अगले 1 साल तक इस अकाउंट को हम सब स्टैंडर्ड अकाउंट कहते हैं। ये चार्ट बहुत ही क्लियर समझिएगा इस बात को ना। तो सब स्टैंडर्ड एसेट उसे कहते हैं जो एनपीए है लेस देन आर इक्वल टू 12 मंथ, ओके। 1 साल से कम अगर एनपीए है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। और ऐसे एसेट बैंक को नुकसान तो करते ही हैं, है ना। सच एन एसेट विल हैव एन वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस दैट जेपरडाइज द लिक्विडेशन ऑफ द बैंक, है ना। तो मतलब बैंक की वीकनेस बनते हैं और रिलेशनशिप को खराब करते हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती है। अगर नेसेसरी एक्शन नहीं लिया जाता है बैंक के द्वारा तो लॉस होने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। अब सवाल ये है दूसरी कैटेगरी है डाउटफुल एसेट की। एन एसेट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ। अब अगर 12 महीने से कम है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं, और अगर 12 महीने हो गए या 12 महीने से ज़्यादा हो गए तो उसे फ्रेंड्स हम
डाउटफुल एसेट कहते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा अगर एनपीए रह गया तो उसे डाउटफुल एसेट कहते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो डाउटफुल एसेट में भी फर्दर जाकर के फ्रेंड्स आपका DB1, DB2 और DB3 की कैटेगरी होती है। ओके, तो स्टैंडर्ड एसेट स्टैंडर्ड, अच्छा सवाल ये भी है, कई बार पूछा था स्टैंडर्ड एसेट किसे कहते हैं। तो ऐसा एसेट जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें ईएमआई रेगुलर आ रही हो फ्रेंड्स, उसे स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे, है ना। सब स्टैंडर्ड एसेट किसे कहेंगे? जो एनपीए जो है हो गया हो और अगले 12 महीने तक एनपीए रहे, लेस देन और इक्वल टू 12 महीने तक अगर वो एनपीए है या उससे कम तक एनपीए है तो उसे सब स्टैंडर्ड कहेंगे। और अगर जो है वही 12 महीनों से ज़्यादा अगर जो है एनपीए रह जाए कोई जो है, तो उसे डाउटफुल एसेट कहते हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है फ्रेंड्स लॉस एसेट की। तो पहली बात ये कि लॉस एसेट को हम टाइमलाइन के हिसाब से नहीं डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगले 5 साल तक जो है एनपीए रहा तो उसे लॉस एसेट कहते हैं, बल्कि लॉस एसेट वो एसेट होता है फ्रेंड जो बैंक के नज़र में या आरबीआई की नज़र में या बैंक के ऑडिटर की नज़र में रिकवरेबल ना हो। जब भी बैंक को यानी बैंक के मैनेजर को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या बैंक के ऑडिटर्स को ये लगे कि हम इस अकाउंट में अब पैसा जो है रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो उसे लॉस अकाउंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये जैसा कि मैंने कहा नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, लॉस डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें कई बार ये भी डेफिनेशन आती है कि अगर मान लीजिए जो है जो सिक्योरिटी है, मान लीजिए कोई आपने लोन दिया हुआ है, उसमें आपने सिक्योरिटी जो रखी है, जो आप मान लो लोन आपने 100 करोड़ रुपए का दिया हुआ है और जो आपके पास सिक्योरिटी है वो 9 करोड़ रुपए की है, लेस देन 10% है। अगर 10% से भी कम सिक्योरिटी है तो ऐसे एसेट को हम लॉस एसेट तुरंत ही मान लेते हैं। ओके, अभी हम आगे इस बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो क्लास एक और बात यहाँ पर नोटिस रखिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इज बेस्ड ऑन बारोअर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। मतलब अगर मान लीजिए किसी एक कस्टमर का लोन जो है एनपीए हो जाता है, उसने 10 लोन ले रखे हैं तो उसके 10 लोन एनपीए हो जाते हैं, फैसिलिटी वाइज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि टर्म लोन जो है एनपीए है तो सीसी और ओडी उसका एनपीए नहीं होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट किया जाता है बारोअर वाइज किया जाता है, यानी एक बारोअर का एक अकाउंट भी अगर एनपीए होता है तो वो पूरे के पूरे उसके अकाउंट एनपीए हो जाते हैं, फैसिलिटी वाइज नहीं होता है। एम आई क्लियर है? क्लियर हो गया ना। बारोअर वाइज आप जो है एसेट का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी अगर एक अकाउंट एनपीए हो तो उसके सारे अकाउंट एनपीए हो जाते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट वेयर देयर आर पोटेंशियल थ्रेट टू, हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई अकाउंट है, मतलब ये है कि जैसे हमने ये आपसे बताया ना कि SMA1, SMA2 और उसके बाद में सब स्टैंडर्ड एसेट और फिर डाउटफुल एसेट और फिर लॉस एसेट होता है। तो हम जरूरी नहीं कि इस जो है टाइमलाइन को हमेशा फॉलो करें। अगर हमको लगता है कहीं पर भी ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि ये लॉस एसेट ही है, तो हम उसको जरूरी नहीं कि सब स्टैंडर्ड रखेंगे, फिर उसके बाद में डाउटफुल की कैटेगरी में ले जाएंगे और फिर सबसे लास्ट में लॉस एसेट डिक्लेयर करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि अगर हमें लगता है कि जो सिक्योरिटी है वो पर्याप्त नहीं है, जो अवेलेबल है वो है, जो सिक्योरिटी अवेलेबल है वो भी पर्याप्त नहीं है, या कोई अकाउंट में फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो ऐसे केसेस में जरूरी नहीं, सच अकाउंट शुड गो थ्रू वेरियस स्टेजेस, है ना। तो इट इज़ नॉट प्रूडेंट। ये जरूरी नहीं होता कि डिफरेंट स्टेजेस से वो करके जाएं, उसे आप SMA डिक्लेयर करो, फिर NPA डिक्लेयर करो, फिर सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर करो, फिर डाउटफुल एसेट डिक्लेयर करो, ऐसा जरूरी नहीं होता। आपको मतलब जो कहने का है कि सारे मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलने की जरूरत हमेशा नहीं होती है। अगर आपको नीड महसूस होती है तो आप उसको सीधे ही लॉस एसेट, डाउटफुल एसेट में सीधे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इन केस ऑफ सच सीरियस क्रेडिट इम्पेयरमेंट द एसेट शुड बी स्ट्रेटवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल और लॉस एसेट एज अप्रोप्रिएट, है ना। तो मान लीजिए कोई अकाउंट में फ्रॉड हो गया या कुछ जो सिक्योरिटी अवेलेबल है वो पर्याप्त नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसे अकाउंट को सीधे हम डाउटफुल या लॉस एसेट में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे जो भी अप्रोप्रिएट हो। ओके, अब यहाँ पर नोटिस रखिएगा कि डाउटफुल कैटेगरी में तब कह दीजिएगा जो भी बैंक के पास सिक्योरिटी है वो लेस देन 50% है। अगर कोई अकाउंट है वो एनपीए हुआ है और उसमें जो सिक्योरिटी है वो लेस देन 50% है, जैसे 100 करोड़ रुपए का आपने लोन दिया है और मान लीजिए अगर इसमें जो एफडी आपने रखवाई हुई है गिरवी वो 40 करोड़ की एफडी है मान लीजिए, तो 100 करोड़ का 40 करोड़ 40% होता है, यानी लेस देन अगर 50% है तो ऐसे एसेट को आप सीधे डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रख दीजिए, इसको सब स्टैंडर्ड वगैरह में रखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया? डाउटफुल कैटेगरी में सीधे रख दीजिए अगर जो सिक्योरिटी है वो उसकी वैल्यू लेस देन 50% है, और अगर सिक्योरिटी की वैल्यू लेस देन 10% है तो उसे सीधे लॉस एसेट की कैटेगरी में आप पुट कर सकते हैं। सीधे लॉस एसेट की कैटेगरी में रख दीजिए
क्योंकि बहुत मुश्किल होगा कि आप पैसे रिकवर कर पाएँ। ओके, तो मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का लोन दिया है और बैंक ने जो एफडी रखी हुई है 5 करोड़ रुपए की रखी हुई है, यानी कि 5% की एफडी रखी हुई है। जो भी सिक्योरिटी है वो पूरे लोन का 5% है। तो ऐसे केस में अब आप क्या ही वापस करवा लेंगे, तो ऐसे एसेट को आप डूबा हुआ ही समझिए, लॉस एसेट में ही कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारे मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिक्योरिटीज कितनी है, क्या लेस देन, अगर 50% है, लेस देन 50% है तो उसे डाउटफुल कैटेगरी में रख दीजिए सीधे। अगर लेस देन 10% है जो सिक्योरिटी अवेलेबल है तो उसे सीधे लॉस एसेट की कैटेगरी में हम पुट कर सकते हैं। ओके, अब प्रोविजनिंग नाम से होता है फ्रेंड्स, जो कि हम अगले लेक्चर में यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स जो है एसेट क्लासिफिकेशन का बता दिया। एसेट क्लासिफिकेशन में एनपीए को हम 3 में बदलते हैं, सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल और लॉस एसेट में। और ये किस आधार पर किया जाता है, ये किया जाता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए कोई भी एसेट जो है एनपीए रहा है। तो अगर कोई एसेट जो है 1 साल तक, 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, अगर कोई एसेट जो है सब एनपीए है अप टू 1 ईयर, ध्यान रखिएगा 12 महीने तक अगर है तो उसे सब स्टैंडर्ड कहते हैं। अगर कोई एसेट 12 महीने से ज़्यादा हो गया है या 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसे एनपीए रहते हुए तो उसे डाउटफुल एसेट कहेंगे। और लॉस एसेट के लिए कोई जरूरी नहीं होता है फ्रेंड्स। लॉस एसेट में जैसा कि मैंने कहा, सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है वो लेस देन 10% हो तो भी उसे लॉस एसेट डिक्लेयर कर सकते हैं। बैंक मैनेजर को लगे या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर को लगे या हमारे बैंक के ऑडिटर्स को लगे कि इसमें हम रिकवरी नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं लौटेगा किसी भी कीमत पर, तो वैसे अकाउंट को हम लॉस एसेट कह देते हैं। ये टाइमलाइन के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है। क्लियर हो गया? अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर हो सके तो मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 27 जो है देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2। आई बिलीव कि वैसे तो मैंने यहाँ पर लगभग कवर कर दिया है, कुछ कमी नहीं छोड़ी है, जितना भी बता पाया हूँ। ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया जो कि जिनका एनपीए जो है लेस देन आर इक्वल टू 12 मंथ हो, यानी 12 महीने से अगर एनपीए है तो उसे कहेंगे। डाउटफुल एसेट उसे कहेंगे जिसको एनपीए हुए 12 महीने से ज़्यादा हो गया है। लॉस एसेट उसे कहेंगे जिसको बैंक को लगे कि हम इसमें पैसा नहीं लौटा सकते हैं, उसे कहेंगे। ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जो एसेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है फ्रेंड्स वो बारोवर वाइज किया जाता है, ना कि फैसिलिटी वाइज। ऐसा नहीं कि हाउसिंग लोन जो है एनपीए रहेगा और कार लोन आपका स्टैंडर्ड रहेगा, नहीं। अगर आपने 6 लोन लिए हैं और एक लोन भी आपका जो है एनपीए होता है तो आपके सारे लोन एनपीए में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। दूसरा, जरूरी नहीं कि सभी लोन को सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट की कैटेगरी से ले जाया जाए। इस जरूरी नहीं कि इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू हम जाएं। अगर हमको नीड महसूस होती है तो किसी भी लोन अकाउंट को हम डाउटफुल या लॉस एसेट डायरेक्टली भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाउटफुल कैटेगरी में कैसे कर सकते हैं, कोई भी एनपीए अकाउंट है जिसमें जो सिक्योरिटी है वो लेस देन 50% है टोटल लोन अमाउंट का, तो उसे डाउटफुल में डिक्लेयर कर दीजिए। अगर कोई अकाउंट है, एनपीए अकाउंट है जिसमें जो सिक्योरिटी है वो लेस देन 10% है टोटल लोन का, आउटस्टैंडिंग लोन का, तो उसे सीधे आप लॉस एसेट की कैटेगरी में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना। अब हम अगले लेक्चर में प्रोविजनिंग नाम्स के बारे में जानेंगे। काफ़ी कुछ पूछा था फ्रेंड्स। ओके, ये अच्छा टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो आपको पसंद भी आया होगा। थैंक यू सो मच।